Okay, student. वेलकम स्टूडेंट। पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने कॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था कि फ्रिक्शन के क्या कारण होते हैं। इसमें आपको बताया गया था कि जो फ्रिक्शन होता है वो किसी भी जो है मूवमेंट को अपोज करता है, मतलब उसकी जो है गति का वो क्या करता है, विरोध करता है। तो इसके फ्रिक्शन, इसके लिए जो रीजन होते हैं वो सरफेस का एडेसिव होना या सरफेस का जो है रफनेस होना या डिफॉर्मेशन, तीन रीजन जो होते हैं जिसके कारण से जो है फ्रिक्शन वर्क करता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो है फ्रिक्शन और बॉडी के बीच जो एंगल बनता है जिसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं वो क्या होता है। तो यहाँ जो है आज का हमारा जो हेडिंग होगा वो हेडिंग है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसे जो है हम घर्षण कोण भी कहते हैं। जैसे ये कहा जाए कि एक जो है ऐसे इस तरह से ये जो हमारा है ये सरफेस है, इसे हम कहते हैं सरफेस। और इस सरफेस पे अगर कोई जो है ब्लॉक रख दिया जाए, ब्लॉक, तो यहाँ आपको बताया गया था कि ब्लॉक रखने पर इसमें जो है फोर्स अगर देखा जाए तो ये ब्लॉक नीचे की ओर क्या लगाता है, mg फोर्स। और इसको जो है इस mg को बैलेंस करने के लिए ऊपर की ओर जो है एक नॉर्मल फोर्स जो वर्क करता है, नॉर्मल फोर्स R, जिसे हम नाम देते हैं नॉर्मल फोर्स R। इसी तरीके से ये ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाकर मूवमेंट में लाया जाता है, फोर्स लगाकर। तो इसके अपोजिट जो है यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है जिसे हम कहते हैं Fs। तो इस तरीके से हमारे किसी भी बॉडी पर फोर्स जो होता है वो बैलेंस होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि फोर्स जो है कभी भी सिंगल जो है नहीं वर्क करता है। हमेशा फोर्स जो है किसी भी बॉडी पर दो या दो से अधिक वर्क करता है। तो कोई भी बॉडी अगर होगी तो या ब्लॉक रखा जाए तो उस पर जो है चारों ओर से फोर्स लगेगा। अब यहाँ पर ये कहा जाए कि जो आर और एफ एस है, मतलब ये हो गया नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उस फोर्स को हम कहते हैं, इसे कहा जाए पी। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एफ एस एंड आर। ये जो है फोर्स दोनों फोर्सों का जो है नॉर्मल फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों फोर्सों के बीच जो है ये रिजल्टेंट फोर्स होता है। अब ये कहा जाए कि रिजल्टेंट फोर्स P और नॉर्मल फोर्स जो R है इसके बीच जो एंगल बनता है, अगर इसे हम अल्फा से डिनोट करें तो इसी फोर्स को जो है हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं या एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। मतलब ये हो गया कि जो नॉर्मल फोर्स है और रिजल्टेंट फोर्स के बीच जो एंगल बनता है उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसको जो है हम डिफिनीशन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल
मेड by the resultant of normal रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो फोर्स होता है वो, इसे हम कहते हैं एक्शन फोर्स और ऊपर वाले को कहते हैं रिएक्शन फोर्स। तो इसीलिए कहा जा रहा है नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स with the normal रिएक्शन। जो एंगल बनता है रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन के बीच, उसे ही हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। कंसीडर ए बॉडी लाइन ऑन ए, अगर किसी भी बॉडी को हम क्या करें? हॉरिजेंटल सरफेस पर रख दे, लेट आर बी द नॉर्मल रिएक्शन एंड एफ एस बी द frictional force if alpha is the angle made by the resultant of normal reaction and frictional force with the normal reaction then alpha is the angle of friction। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम कंसीडर करें कि कोई बॉडी जो है किसी सरफेस पर रखी गई है जिसमें नॉर्मल फोर्स आर है और फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या है? एफ एस है, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसे अगर हम पी ले लें तो रिजल्टेंट फोर्स पी और आर के साथ जो एंगल बनता है अल्फा, उसी एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पर ये कहा जाए कि इस अल्फा को अगर हम हियर 10 अल्फा इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? अगर इसे हम इसको जो है एक ट्राइंगल मान लें इस तरीके से और ये अल्फा का एंगल हो जाए, तो इससे जो है हमें 10 अल्फा इक्वल टू जो है हमारा फार्मूला क्या होता है? 10 थीटा इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपान, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, अगर इसको जो है ओ नाम दे दे, इस पॉइंट को बी नाम दे दे और इसे सी नाम दे दे, तो हमारा जो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान जो है बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर ले ली जाए तो परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पर बी सी, बी सी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस हमारा हो जाएगा अपॉन ओ बी। तो इस तरीके से हम देखते हैं और ये जो हमारी लाइनिंग है ये किसको डिनोट कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स को। तो यहाँ पर ये कहा जाए कि बी सी जो है ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स अपॉन ये जो हमारी लाइनिंग है ये इंडिकेट कर रही है आर को। और हम जानते हैं कि एफ एस इक्वल टू होता है म्यू एस आर अपॉन आर। तो आर से आर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हमें टेन अल्फा इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी म्यू। यही जो फार्मूला होता है ये एंगल ऑफ रिपोज का जो है कोफिशिएंट के साथ रिलेशन होता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है कोफिशिएंट इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेंजेंट जो होता है एंगल ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के कोफिशिएंट के इक्वल होता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि किस जो इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में स्थैतिक घर्षण गुणांक, और जो हमारा अल्फा है एंड अल्फा इक्वल टू घर्षण कोण। तो इस तरीके से आज जो हम जो है इसमें ये देख रहे हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल ऑफ रिपोज के बारे में पढ़ेंगे और उसके रिलेशन को देखेंगे कि जो है उसका रिलेशन क्या होता है। अब यहाँ पर जो बात की जाए कि जो है हमारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो लिया जाता है वो और टेन थीटा की वैल्यू जो होती है दोनों बराबर होती है। तो यहाँ पर हम जो है देख रहे हैं कि जो P हमारा है वो क्या है, रिजल्टेंट है। तो P इक्वल टू एफ एस का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी।
अब ये कह दें कि P जो हम निकाले थे Fs और इसका जो था ये रिजल्ट ही था, तो रिजल्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, एक रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है अगर इसकी वैल्यू रख दी जाए तो Fs की वैल्यू हम जानते ही हैं, म्यू एस आर स्क्वायर माइनस प्लस आर स्क्वायर, सॉरी। अब यहाँ पर जो है वैल्यू को अगर हम रखें तो हमें मिल जाएगा रूट में म्यू एस का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इसको अगर जो है यहाँ से आर कॉमन ले लिया जाए तो आर स्क्वायर, तो हमें जो है वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस म्यू एस। अब हम जो है इस वैल्यू को इधर ले या कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला है वो क्या बन जाएगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर या इक्वल टू आर को कॉमन ले लिया जाए तो आर रूट से बाहर हो जाए तो 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर, ये हमें वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरीके से हम जो है रिजल्टेंट फोर्स P इक्वल टू हमें ये फार्मूला मिल जाता है, जिसको जो है हम क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। तो ओके, थैंक्स स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करेंगे। ओके।